हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अब उनके एग्जाम में अराउंड 2 मंथ ही बाकी है। तो विल ट्राई टू डू 5 क्वेश्चन एवरी डे। और क्योंकि अभी तक आपने थ्योरीज तो बहुत पढ़ लिया होगा, बट एग्जाम में क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लगाएं, ठीक है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये वीडियोस उनके लिए है जिन्होंने थ्योरीज पढ़ ली है, ऑब्वियसली ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो का मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक बताया जाए, आपको थियरी ना बताया जाए, ठीक है। तो ये लेक्चर्स नहीं है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एवरी डे विल ट्राई टू सॉल्व द 5 क्वेश्चन एंड लॉजिक बिहाइंड दैट एंड किस सिचुएशन में क्या करें। तो आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी जेईई 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एस एन इज इक्वल टू दिस है एक सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है और कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, या फिर ये नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है बट कन्वर्ज हो रहा है, या तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। इस पे बात करनी है। तो देखो, अगर थियोरटिकली जाया जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लॉजिकली पहले मतलब समझते हैं। लॉजिकली अगर मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि हर अगला टर्म जो है वो पिछले वाले से बड़ा है या तो इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो वहां पे दो चीजें हैं, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब है कि ये इक्वल साइन नहीं आएगा, हर अगला बंदा पिछले वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात हुई है। सेम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या होगा, जो पिछला बंदा होगा वो अगले से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। बंदा मीन्स टर्म, ठीक है। तो A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3। ओके, सबसे पहले मुझे एक बेसिक एग्जांपल देने दो, तभी हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो पहले तो हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, एग्जांपल, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या आएगा, कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को उठा लो, तो ये 1 2 3 4 होते हैं। तो मान लो ये मेरा an है, 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लाइक दैट, ठीक है। हाँ, एक लॉजिक वाली बात है यहाँ पे, ये देखो, क्या हर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, तो हाँ होता है। बट क्या हर एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, नहीं होता है, बिकॉज इसमें इक्वल टू साइन है, और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन होना चाहिए। तो इस तरह के ऑप्शंस भी बन सकते हैं, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए आप -n ले सकते हो, ठीक है। तो -n में क्या होगा, -2 लेस देन -1 समथिंग लाइक दैट। तो ये सिंपल एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट खुद से कर सकते हो, इतना अभी आपने पढ़ लिया होगा, इतना हम मान के चलते हैं। नाउ लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन। अब मैंने एक बेसिक सा थ्योरी बता दिया है, और लेट अस टैकल दिस क्वेश्चन कि हाउ टू टैकल दिस। मान लो कि अब एग्जाम में आप आए, तो एक जनरल मेथड क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का, कि आप बस देख, हमारा लॉजिक क्या था कि अगला बंदा पिछले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा आ गया तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर वो छोटा आ गया तो वो क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो बेसिकली लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए कि मैं Sn जो nth टर्म है उसमें से एक जस्ट उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दूं। अगर ये 0 से बड़ा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर ये 0 से छोटा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लॉजिकली तो यही है, बट ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लास्ट में हमें पता नहीं चलता ये करने के बाद कि भाई क्या करना है, ठीक है। जैसे बंदों ने मान लो स्टार्ट किया ये लगाना, अगर इसी सीक्वेंस में हम लगाएं तो Sn माइनस 1 क्या होगा, ठीक है, बताओ। होगा 1 प्लस -1 टू द पावर n ऊपर n माइनस Sn -1 क्या होगा, -1 टू द पावर n माइनस 1, 1 माइनस, तो 1 माइनस अपॉन n माइनस 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हम -1 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन n, फिर आएगा -1 टू द पावर -1, तो ये क्या होता है 1 अपॉन -1,
तो ये बेसिकली -1 है। तो यहाँ पे क्या प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो -1 टू दी पावर n, n माइनस 1 प्लस n अपॉन n इंटू n माइनस 1। तो ये फाइनल आंसर क्या देगा, -1 टू दी पावर n 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब यहीं से हमें पता तो चल जाएगा, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके लिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। बट मान लो कि किसी बंदे ने यहाँ तक सॉल्व किया, वो कंफ्यूज है कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलूँ कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलूँ। ये तो ना पॉजिटिव दिख रहा है ना नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको नंबर चाहिए होता है। तो ये क्या है ये, तो देखो बहुत ही सिंपल है। आगे क्या है, -1 टू दी पावर n, है ना। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। -1 टू द पावर n की वैल्यू जैसे जैसे इवन जाएगी ये कुछ जाएगा, ये ऑड जाएगी तो ये कुछ जाएगा, है ना। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यहीं से दिख रहा है। बट कभी कभार यहाँ से हमें मिस्टेक हो सकता है लोगों से, ठीक है। उसके लिए लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक ये है कि आप इस सीक्वेंस के कुछ टर्म्स को लिख लो। जनरली 4 या 5 टर्म लिखने के बाद आपको सीक्वेंस का बिहेवियर पता चल जाता है। तो आप S1 निकालो। S1 क्या होगा, 1 माइनस 1/1 विच इज 0। S2 क्या होगा, 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2 विच इज 1.5। S3 क्या होगा, 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3 विच इज 0.66। देखो यहाँ पे हमें 3 में ही पता चल गया टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं, 0, 1.5, 0.66। ये है मेरा S1, S2, S3। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, अगला टर्म पिछले से बड़ा होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो है, खुश हो गया। बट यहाँ तो नहीं है, ये तो छोटा हो गया। तो फिर बोला यार ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो नहीं है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो पहला टर्म पिछला टर्म है अगले से बड़ा होना चाहिए। बट ये तो यहीं पे ट्रू नहीं हो रहा है, 0 इससे बड़ा थोड़ी ना है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन ए भी गलत और ऑप्शन बी भी गलत, क्योंकि यहाँ पे ये है। आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है कन्वर्ज है कि नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ऐसा कुछ मन में आ जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी थियरी पढ़ी तो वो घूमने लगता है दिमाग में, ठीक है। बट वेट एंड चेक, देखो कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ, इजी है। देखो ये Sn जो है 1 प्लस -1 टू दी पावर n/n है। हम कन्वर्जन कैसे बोलते हैं, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा l, यहीं पे वो कन्वर्ज हो रहा है। तो आप सिंपली निकाल दो ना इसकी वैल्यू, क्या दिक्कत है। Sn क्या हो जाएगा, ये 1 तो 1 पे जाएगा, प्लस अब -1 टू दी पावर इन्फिनिटी जब टेंड करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि n क्या है, इवन है कि ऑड है। तो मान लो कि हमें नहीं पता, या तो वो इवन भी हो सकता है या तो ऑड भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो n है डिनोमिनेटर वाला, ये तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, 0 पे। वो आपको बचेगा क्या, 1। तो ऑप्शन सी देखो, नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट कन्वर्जेंट टू 1। तो ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली क्या हो गया इनकरेक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थियरी को जितना कम रखा जाए और जितना सिंप्लीफाइड रखा जाए, ठीक है। अदरवाइज इसका बहुत सारा थियरी है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल द सब सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। तो इवन सब सीक्वेंस ले लो, ऑड सब सीक्वेंस ले लो, और दोनों का लिमिट पॉइंट एक जगह जा रहा है तो वो सीक्वेंस के लिमिट के बराबर होगा। उतना क्यों करना है, ठीक है। हो रहा है ना यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखो टैकल कैसे करते हैं। इसको टैकल करने के, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि जो भी स्टार्ट कर रहा है कैलकुलस वाला पार्ट, तो वो रियल वाला पार्ट, तो वो मोहित त्यागी सर की वीडियोस को पहले एक बार देख ले, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं वहाँ से, उनके वीडियोस से। तो बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव, फंक्शन का बिहेवियर, ये सब पे आता है, ग्राफ वगैरह अगर आपको नॉलेज है ये सब। तो देखो सबसे पहले अगर आपको फंक्शन का ग्राफ, वन फंक्शन ग्राफिकली क्या होता है वो समझते हैं, और थियोरेटिकली क्या होता है वो समझते हैं। देखो ग्राफिकली अगर हम बात करें वन की, तो अगर कोई ग्राफ बनाया मैं किसी फंक्शन का और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचना स्टार्ट किया,
तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो वो क्या होगा, 1 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक मेरे पास एक ग्राफ है और वो कुछ इस तरह का है, ऐसा। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस को खींचना स्टार्ट किया, कहीं पे भी खींचो आप, ठीक है। तो वो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करना चाहिए। देखो अब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचूं, यहाँ खींचूं, यहाँ खींचूं, कहीं भी खींचूं, जब तक ग्राफ है, ठीक है, लास्ट तक और यहाँ पे स्टार्टिंग तक, लेकिन वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा ना वो लाइन। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो आप, अगर वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर रहा है तो वो क्या होता है, 1 1। सो दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 1 1। अब थ्योरेटिकल मीनिंग पे आते हैं। तो थ्योरेटिकल मीनिंग क्या बोलता है कि एक फंक्शन होता है जो डोमेन से को डोमेन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लेगा वो x की, और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू देगा किसकी, fx इज इक्वल टू y की, राइट। तो अगर यहाँ पे दो वैल्यू x1 और x2 लूँ जो दोनों अलग हैं, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये दोनों भी बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तब जाके वो क्या होगा, 1 1। और इसी का एक और उल्टा रिजल्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू बराबर लूँ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 और x2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो ये सब आप इजीली मोहित त्यागी सर की वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो है लेक्चर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक लॉजिक क्रिएट करने के लिए, तो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। आई थिंक ये आपको 1 1 सबका डेफिनेशन पता ही होगा। नाउ लेट अस चेक इट कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखो पहला लॉजिक तो मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो मुझे भी उतना मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो मुझे भी चेक करना था कि मुझे कितना याद है। तो पहली बात तो हम देखते हैं 2x³ माइनस 9x² प्लस 7, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इसको मुझे 1 1 और 2 बताना है, 1 1 बताना है इंटरवल्स में। अब कोई बोलेगा यार सर ये वाला डेफिनेशन लगाने के लिए तो हमें उसका ग्राफ पता होना चाहिए, जिसका हमें ग्राफ पता नहीं है, तो ये वाला डेफिनेशन हम सर नहीं लगाएंगे, सर ये वाला डेफिनेशन लगाते हैं। अब मान लो कि तुमने ये वाला डेफिनेशन लगाया, ठीक है, फिर भी तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरवल्स में बताना है ना, तो इंटरवल्स में हमें चेक करना है। तो इंटरवल में बताने हैं तो ग्राफ की नॉलेज तो चाहिए। या तो मैं उस इंटरवल में ऐसे दो पॉइंट खोज लूँ जो मुझे सेम चीज़ दे रहे हैं, तो भी दिक्कत हो जाएगा। मतलब अगर मैं मान लूँ कि दो अलग अलग पॉइंट खोज लिया इस इंटरवल में, और लेकिन वो मुझे दे रहे हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तब वो 1 1 नहीं होगा। बट अब इतना कौन चेक करने आएगा कि कौन सा पॉइंट इक्वल है किस पॉइंट पे। तो देखो क्या हम सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो ट्राई करो कि क्या हम उसका रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो, बट अगर कर सकते हैं तो ट्राई इट। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ ना, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9 प्लस 7 विच इज 0। तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक रूट है, इजिली मिल गया। नहीं मिला तो उसका भी लॉजिक बताऊंगा, बट यहाँ पे मिल गया है ना हमें, तो मिल गया है तो अच्छी बात है। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन जिसको नहीं पता तो वो एक बार वीडियोस देख ले, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, 8वीं 9वीं में सिखाया जाता है। तो अगर हम इसका बाकी सारे रूट्स को फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा और ये आ जाएगा -7, और ये हो जाएगा -7 पे आ जाएगा 0। तो ये कुछ इस तरह का मुझे एक फैक्टर मिल जाएंगे, 2x² माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या इसके आप और रूट फाइंड कर सकते हो। एक रूट तो x है, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या इसके हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, सारे के सारे। अगर सारे रूट आप फाइंड कर लिए तो आप तो इजीली बना सकते हो ग्राफ उसका, है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं देख रहा हूँ कि हम इसके सारे रूट फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरे को देखो कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि अरे अब तो थोड़ा दिक्कत है इस इक्वेशन में। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वाले फॉर्मूले से, तो अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 4 2 8 56 अपॉन 4, ठीक है। और ये दोनों मिलकर कितना होगा, 9 6 15, 5 और 9 1 10, अंडर रूट 105 आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ आ रहा है, तो ठीक है मुझे एक रूट तो मिल गया, लेकिन अब मुझे अगले रूट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि यार इतना नहीं कर सकता मैं,
हमें बोला ठीक है, ओके ओके, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स, एक रूट हमें मिल गया है। मान लो एक रूट ना भी मिला होता, उसकी भी हम बात करते हैं। तो बेसिकली हमें इस फंक्शन का ना ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ से ही देखना है कि भाई ग्राफिकली हो क्या रहा है। तो ग्राफिकली देखने के लिए ना हम थोड़ा सा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है ना चेंज, ठीक है, उस पॉइंट पे हमें चेंज की बात करती है। तो जब भी डेरिवेटिव जीरो आता है ना, मान लो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन डेल एफ बाय डेल एक्स, ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो डेरिवेटिव जीरो का मतलब क्या है कि कुछ भी ग्राफ था तो वहां पे वो पैरेलल हो गया, एक पैरेलल लाइन आ गई, मतलब वहां पे एक एक्स एक्सिस के बराबर हम जा रहे हैं, इसलिए हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 18x। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो है, कहाँ कहाँ जीरो मतलब कहाँ कहाँ जो है वो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, इसको जीरो कर दिया। तो x माइनस 3 इज जीरो और x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू 3। तो भाई मुझे दिख गया कि x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 3 पे मेरा जो ग्राफ है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे जा रहा है, उसका स्लोप मतलब कुछ ऐसा। ये मान लो x इज इक्वल टू जीरो है, मानना क्या है वो है ही, ये हो गया x इज इक्वल टू जीरो और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह का बन रहा होगा और एक लाइन उस पर खींचूं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही होगी, तभी यहाँ पे स्लोप जीरो है, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। ऊपर है कि नीचे हमें नहीं पता, क्या पता ऐसा नीचे बन रहा हो और हमने यहाँ पे खींचा हो, ये नहीं पता, बट हाँ हमें पता है कि वहां पे ग्राफ बेंड तो हो रहा है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा अब इसमें और देखते हैं कि कहाँ बनेगा। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालो। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 12x माइनस 18 और उसमें इन दोनों पॉइंट को सब्सटीट्यूट करो एक एक करके। तो एफ डबल डैश जीरो क्या होगा, माइनस 18। तो अगर ये लेस देन जीरो आता है तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को फंक्शन में डाल दो, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, बेसिकली हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो होगा 7। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 7, मतलब जो फंक्शन होगा वो 7 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, और वो कहाँ पे आ रहा है, जीरो पे। तो यहाँ पे है 7, 7 से ऊपर मेरा फंक्शन कभी नहीं जाएगा, 7 के नीचे ही रहेगा। अब मिनिमम के लिए मान लो कि एफ डबल डैश ऑफ 3 डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, 36 माइनस 18, तो इट इज गिविंग मी 18, ये ग्रेटर देन जीरो है। 3 पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है, और मिनिमम कितना ले रहा है, तो एफ ऑफ 3 निकाल लो। तो ये आएगा 54 माइनस 81 प्लस 7, तो ये आपको दे देगा माइनस 27 प्लस 7 विच इज माइनस 20। तो मिनिमम वैल्यू 3 पे है और वो कितना है, माइनस 20, तो माइनस 20 यहाँ पे कहीं होगा। तो बेसिकली और हमें पता है कि इन्हीं पॉइंट्स पे क्या है, स्लोप जीरो है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा और वहाँ पे एक स्लोप जीरो देखो, और यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ ग्राफ को जोड़ना भी तो पड़ेगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ से कट करके ही जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये ग्राफ जो है यहाँ पे कट किया तो ये यहाँ पे एक रूट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या सीन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फंक्शन को एक बार और कट तो करना ही पड़ेगा ना कहीं तो कट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 7 के ऊपर जा नहीं सकता, 7 के नीचे आएगा, 7 के नीचे मान लो यहाँ पे आ गया, कट कर दिया, और ये 3 के ऊपर ही आएगा, तो 3 के ऊपर मान लो यहाँ कट कर दिया, तो 3 रूट मिल गया, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन था तो 3 रूट मिलेगा। तो दिख रहे 2 पॉजिटिव रूट होंगे और एक नेगेटिव रूट होगा, ये भी आपका ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई किसमें वन। अब देखो ये बहुत लंबा प्रोसीजर लग रहा होगा, बहुत बहुत सिंपल है, वो समझाने के लिए लंबा लग रहा है। आप फटाफट फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फटाफट सेकंड डेरिवेटिव लो, फटाफट प्लॉट कर दो कहाँ पे ऊपर कहाँ पे ये मतलब स्लोप जीरो आ रहा है, हो गया। मुश्किल से 10 सेकंड का काम है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए वो थोड़ा लंबा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, मुश्किल से 30-40 सेकंड का ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा मतलब अगर आप अच्छे से करते हो तो प्रैक्टिस करके, ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, मैंने देखे हैं।
अब हमें बताना है कि भाई ये किस किस इंटरवल में 1 1 है, किस किस इंटरवल में 1 1 नहीं है। अब ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करेंगे बिकॉज अपने पास क्या है, ग्राफ। अब पहला क्वेश्चन है कि f इज 1 1 इन -1 to 1। अब देखो एक बात तो हमें पता चल गई थी कि भाई 1 इसका रूट है, तो 1 को मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि 0 से 3 के बीच में एक रूट है तो 1 ही होगा क्योंकि 1 ही रूट था हमारा। ये कुछ भी हो सकता है 3 के ऊपर। अब -1 to 1, अब -1 देखो हमें नहीं पता कहाँ है, तो -1 to 1, तो -1 इस फंक्शन में रख के देखो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि -1 इसके ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। तो f ऑफ -1 क्या होगा, -2 -9 +7, तो माइनस ऑफ ये कितना होगा 11 +7 हो जाएगा -4। तो भाई -4 है, f ऑफ -1 पे कितना आ रहा है -4, मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे ये कट कर रहा है, ठीक है। -1 जो है ये -1 तो नहीं, बिकॉज अगर ये -1 होता तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे क्या आती, 0 आती, तो -1 तो वो नहीं है। तो -1 मेरा कहाँ होगा, क्योंकि हमें इस रूट की वैल्यू नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता क्यों, हमें इतना तो पता चल गया कि -1 इसके ऊपर नहीं है, बट क्योंकि हमें इस रूट की वैल्यू नहीं पता है तो हमें ये नहीं पता कि -1 कहाँ है, इसके आगे है कि इसके पीछे है। मतलब क्या पता ये जो रूट है वो -0.5 आ रहा हो तो -1 इधर होगा, क्या पता रूट की वैल्यू -2 आ रही हो तो -1 उसके पीछे होगा, है ना। तो -1 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों केस बन सकता है। अब दोनों केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि -1 जो है वो पहले अंदर है, मतलब यहाँ है, 0 से मतलब यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे तो मेरा ग्राफ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ग्राफ है। अब देखो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे वो एक बार कट रखा है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ तो 2 बार कट हो रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि -1 अगर अंदर है तो ये पक्का 1 1 नहीं है। मान लेते हैं कि -1 बाहर है, अगर -1 बाहर है तो ये पूरा का पूरा मेरा ग्राफ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो वैसे ही नहीं है। तो -1 कहीं भी हो ये 1 1 तो नहीं है, तो f इज नॉट 1 1 इन -1 to 1। अभी देखो इसमें ना बहुत बड़ा थ्योरी भी है कि अगर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, अगर उसका एक्सट्रीमा किसी क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहा हो तो ये होता है वो होता है, उतने की क्या जरूरत है जब इतने में ही काम हो रहा है। तो लॉजिकली देख रहे हैं ना खाली हम यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है कि 2 से 4 के बीच में, अब हमें 2 और 4 की पोजीशन नहीं पता है हमें, लेकिन हमें पता है कि 2 कहाँ होगा, इसी रेंज में कहीं ना कहीं तो 2 है, और 4 कहाँ है, हमें बस देखना है 4 इसके ऊपर है कि नहीं, अगर इसके ऊपर नहीं तो या तो इसके आगे होगा या तो इसके पीछे होगा। तो f(4) निकाल लो, f(4) कितना होगा 128 माइनस 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 कितना होता है 144 प्लस 7, तो ये कितना होगा, ये देखो कुछ नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, मतलब 0 तो नहीं आएगा, तो मतलब -4 जो है वो इसके ऊपर तो नहीं है, 4 या तो यहाँ है या तो 4 यहाँ है। मान लेते हैं कि पहले 4 बाहर है, और 2 की बात करते हैं तो 2 यहीं कहीं है, इतना हमें पता है, 3 के अंदर है और माइनस ये 1 की रूट है। तो अगर मान लो 2 यहाँ है और 4 बाहर है, तो अगर 2 यहाँ है, क्योंकि 3 पे ग्राफ बेंड कर रहा है, 3 के पहले तो ग्राफ ऐसा उठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो लाइन मिल जाएगा जहाँ पे क्या है 2 बार कट हो रहा है, तो ये 1 1 यहाँ पे नहीं है। अब मान लेते हैं कि 4 अंदर है, अब 4 अंदर हो या बाहर हो, 4 अंदर होगा तो 2 मान लो यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 पे ग्राफ क्या हो रहा है बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा जाएगा और यहाँ पे थोड़ा जाएगा, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया इनकरेक्ट। बहुत ही छोटा मेथड है, दिखने में बड़ा है, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही छोटा मेथड है ये, ठीक है। कितना थियरी याद रखोगे। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन सी पे देखते हैं, f इज नॉट 1 1, रिमेंबर नॉट बोला है, इन -4 to 0। अब -4 भी इसके ऊपर नहीं है, ये पक्की बात है। मान लेते हैं कि -4 इसके बाहर है, तो अगर -4 इसके बाहर है तो ग्राफ यहाँ से लेके 0 बोला है तो यहाँ तक बनेगा। अब देखो 0 से -4 यहाँ था और 0 यहाँ था, इनके बीच में जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह का बना, ठीक है। इसके बाद ग्राफ बेंड हुआ है, लेकिन यहाँ तक ग्राफ बेंड नहीं, तो ये कोई भी लाइन खींचोगे ना एक ही बार कट करेगा, तो ये 1 1 है, ठीक है। नॉट 1 1 बोला है इसने, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन डी पे चलते हैं, सेम लॉजिक, 0 तो अपने पास फिक्स है, 4 की बात है तो 4 हमें या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। नॉट 1 1, अगर मैं 4 को यहाँ ले लूँ, 0 यहाँ है, तो देखो यहाँ 2 बार कट कर जाएगा नीचे,
तो भाई ये ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। वो स्टेटमेंट ध्यान, वो स्टेटमेंट अगर आपको पता भी होगा तभी भी आप उतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको इजीली पता चलेगा ग्राफ कैसे बनता है डेरिवेटिव का यूज़ करके, और कैसे कैसे पॉइंट को हम अज्यूम करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना इसके रूट्स का पता लगाए, हमें नहीं पता था कि बाकी दोनों रूट्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक रूट आपको मिल जाता है, बाकी दोनों ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एल हॉपिटल रूल का एक एप्लीकेशन है, और आपको लिमिट और डेरिवेटिव्स के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ये या तो 0/0 या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप क्या करो, ये इसके बराबर होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स के बराबर होगा। अगर ये वापस से आ रहा है तो आप वापस से डेरिवेटिव लो, तब तक लो जब तक आपको प्रॉपर नंबर ना मिल जाए। ठीक है, तो ऊपर ऑप्शन ए पे चलते हैं। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन ई रेज टू एक्स, तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी पे डायरेक्ट हम चेक करते हैं, तो ये तो इन्फिनिटी पे जाएगा और ई रेज टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो क्या करो, डेरिवेटिव ले लो। तो ऊपर के डेरिवेटिव हो गया 1, नीचे हो गया ई रेज टू एक्स, यह आएगा आपका 0। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि फॉल्स बताना है हमें, क्योंकि ये तो ट्रू है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स ई रेज टू 1 अपॉन एक्स। देखो, जब 0 प्लस पे आएगा तो ये 0 पे जा रहा है, ई रेज टू 1 अपॉन 0 पे जा रहा है ना। तो ये क्या आएगा, ये 1 अपॉन 0 जो है वो मुझे इन्फिनिटी देगा, और ई रेज टू 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही है ये। ओके, तो अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भाई अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो ये भी है, तो हम क्या करें। लेट अस डू इट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हम इसको ऐसा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताता हूं। देखो, अब ऊपर नीचे का, ऊपर देखो, ऊपर आएगा इन्फिनिटी, नीचे भी आएगा इन्फिनिटी, प्रॉपर बन गया फॉर्म में। अब ऊपर नीचे का डेरिवेटिव ले लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस -1 बाय एक्स स्क्वायर ई रेज टू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये टोटल इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 पे जाएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है, मतलब ये आंसर ट्रू है तो ऑप्शन गलत है। इजी। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। साइन 0 क्या होता है, 0 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 0 विच इज 1 है, तो डायरेक्टली 0 है, तो ये आंसर ट्रू है तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें फॉल्स बताना है। तो क्लियरली ऑप्शन डी ट्रू है, बट चेक कर लेते हैं। cos 0 कितना होता है 1, और 1 प्लस 2 इंटू 0 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आना चाहिए 1, तो ये क्या हो गया फॉल्स। ये तो ईजी था। आगे अब इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई ये क्या है। ये कुछ नहीं है, ये बस सिर्फ आपको सिंपली डेरिवेटिव लेके चेक करना है कि कौन सी इक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू जी डैश ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पे जी जो है ना वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्यों दिया है, क्योंकि देखो हम 2 बार डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ का। जी एफ क्या है, जी में फंक्शन है ना, तो जी का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना जरूरी है, तभी ना एफ का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर पाएगा, इसलिए वो सब दिया हुआ है। नाउ अब भाई या तो मैं इसको जनरल मेथड से सॉल्व करूं सारे टर्म निकाल के, या तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, आप इजीली कर लेना। या तो देखो, पहला यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के इस साइड में डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो जी डैश ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू जी डबल डैश ऑफ वाई, ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो डेल एफ बाई डेल एक्स है, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू 1, तो जी डैश ऑफ वाई, और ये क्या है डेल टू एफ, तो डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई जो होता है वो क्या होता है डेल बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई। तो डेल एफ बाय डेल वाई हमने ऑलरेडी निकाला है, तो इसको x से डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो जी डबल डैश ऑफ वाई मिल जाएगा। अब डाल के सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो, देखो किसमें वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, आपको सब कुछ मिल गया, डेल एफ बाय डेल एक्स मिल गया, जो सब में है, सब में सेम ही चीज चाहिए। या तो इस लॉजिक से जाओ, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा।
ये लॉजिक आपको मान लो कि एग्जाम में नहीं है कि भाई आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है किसका किसके डेरिवेटिव, इतने सारे एफ और जी दिख रहे हैं, तो आप सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जी पे थोड़ा ध्यान दो कि जी क्या दिया हुआ है। जी एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जी क्या है, आर टू आर में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एक बार ऐसा फंक्शन ले लो ना, सबसे सिंपल फंक्शन जिसका 2 बार डेरिवेटिव आता हो, तो मैं क्यों ना जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूँ। एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव आता है, पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा डेरिवेटिव 2। अब मैं अपना एफ एक्स वाई बना रहा हूँ। एफ एक्स वाई क्या है, जी वाई, तो एक्स की जगह पे वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जी डैश वाई, तो जी डैश क्या है 2x, और एक्स की जगह पे वाई रखेंगे तो 2y, तो 2xy। सिंपल। अब आपको एक छोटा सा फंक्शन मिल गया। अब आप इजीली ये सब निकाल सकते हो बिना एफ और जी के कन्फ्यूजन के, और सब्स्टिट्यूट करो, अब देखो कौन सा वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इजी था। अब आते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे थोड़ी सी बात चल रही है। तो लेट अस सी कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक्स सारे के सारे जो ये दिया हुआ है एक्स वाले टर्म को यू में बदलना है और वाई वाले टर्म को वी में बदलना है, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है इसका यूज़ करके। और आपको दे भी दिया कि किस तरह का फॉर्म आएगा, इसमें सिर्फ आप अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं 3x⁵ माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे dx है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 3x⁵ अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे तो x हमें u क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, तो यहाँ से मुझे x क्या मिल जाएगा, u⁻⁴ और v क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे y क्या मिल जाएगा v²²। ठीक है, अब मुझे dx बाय dy भी तो मान लो यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैं, तो ये तो पूरा u और v के फॉर्म में बन जाएगा। बट dy बाय dx भी तो u और v के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से dx निकालो। dx क्या आएगा, तो u का u⁻⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 u⁻⁻² du, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन 1। और यहाँ से dy निकालो सेकंड वाले से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो 1/2 v⁻⁻² dv। अब dy बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 v⁻⁻² dv अपॉन 1/3 u⁻²3 du। और यहाँ पे सारे x और y की जगह पे u और v डाल दो, 3 इंटू x⁵, तो यहाँ से x⁵ निकालो, तो क्या होगा u⁵/3 अपॉन क्या है y, तो y क्या है v⁻⁴ वाई स्क्वायर v माइनस एक्स क्यूब u। ठीक है, अब इसको आप इजीली सॉल्व करो, आपको देखो वो फॉर्म आ रहा है कि नहीं, जो भी आएगा आपका अल्फा तुरंत मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सारे, मतलब 1-1 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन है। इससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को, इसलिए बड़ा लग रहा है, बट ये सारे 1-1 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो अब इसी को सॉल्व करना है। तो dv बाई डी यू को इस साइड रख दिया जैसा कि हमारा इसमें बना हुआ है, बाकी सबको इधर भेजना है। तो 3u⁵/3 अपॉन v⁻⁴ v माइनस u, इसको भेजेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू u⁻²/3, और ये क्या हो जाएगा 1/2 v⁻⁻²। 3 कैंसिल, ये 2 चला जाएगा ऊपर, u⁵/3 u⁻²/3 दे देगा मुझे u, और ये हो जाएंगे कैंसिल, नीचे आएगा v माइनस u। लेकिन हमारे डिनोमिनेटर में देखो क्या है u माइनस v है, तो सबसे पहले उसको u माइनस v करते, तो माइनस ऊपर आ जाएगा और u माइनस v आ जाएगा। अब du बाय dv बाई डी यू। अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो गलत है, हमारा 2 तो ऊपर आ रहा है, उसमें तो 2 नीचे है, तो कैसे अल्फा बताएं, तो 2 का ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 4u/2 u माइनस v। अब अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी। तो आई थिंक देखो मैंने 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए आधे घंटे से ऊपर का टाइम यहाँ पे लिया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन का जो मीनिंग करने का तरीका है, लॉजिक, को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम ट्राई करेंगे कि हर रोज़ 5-5 क्वेश्चन करें, ताकि आपको लॉजिकली जो भी आपने थ्योरी अभी तक पढ़ा है वो आपका क्लियर होता रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए।
Thank you so much for watching this video, and bye bye and all the best. Keep learning.